Now shift our discussions to the Newton's first law of motion. So before discussing the Newton's first law of motion, we will start with the idea of the Aristotle about the motion. So what Aristotle has said. अब हम कुछ इसकी चर्चा को जारी रखते हैं. एरिस्टोटल ने कहा, what Aristotle has said, उन्होंने कहा कि यदि आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका मास m है और यदि आप उस बॉडी को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना ही पड़ेगा. एक्स्ट्रा फोर्स इज रिक्वायर्ड. ये जो थे वो एरिस्टोटल का एक अजम्पशन था और वो बाद में बेक प्रूव हुआ. गैलीलियो ने कहा कि ऐसा नहीं है. So the idea, this is the idea of the Aristotle. So now what Galileo has said, अब आप गैलीलियो का आइडिया समझिए. दिस वाज द फंडामेंटल आइडिया गिवन बाय गैलीलियो. उन्होंने कहा कि यदि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो इनिशियली पॉइंट ए के ऊपर है जिसका मास कोई m है और यदि वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, यदि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, इट्स मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे उसकी v1 इज इनिशियल वेलोसिटी, वो u है और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी u है. आप देखिए देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. और यदि वेलोसिटी नहीं बदले तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. राइट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो गैलीलियो ने ये कहा कि यदि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विद यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या होता है इस केस में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो. तो दिस इज व्हाट द एरिस्टोटल फॉलेसी इज. एरिस्टोटल साहब ये कहते हैं कि बिना फोर्स के तो एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकती. पर गैलीलियो ने कहा कि एक बॉडी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकती है यदि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि आपको ऐसा महसूस ही नहीं होता. तो ऐसा इसलिए नहीं महसूस होता कि आप उतना ही फोर्स लगाते हैं जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए होता है. ऐसी जगह हमारे पास है ही नहीं. या तो हमारी बॉडी का जो कांटेक्ट होता है सॉलिड के साथ होता है, लिक्विड के साथ होता है, या तो गैसीय स्टेट में होता है. तो सॉलिड के साथ जब हमारी बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और लिक्विड और गैसेस के बीच में जब बॉडी मूव करती है तो विस्कस ड्रैग होता है. अब वो कहीं एब्सेंट होते नहीं, इसलिए आप इस सिचुएशन को रियलाइज नहीं कर पाते हैं. अब इसको आधार मानकर न्यूटन्स नाउ केम इनटू द पिक्चर एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस मैकेनिक्स इन टर्म्स ऑफ थ्री लॉज. उन्होंने क्या किया इस चीज़ को आधार मानकर न्यूटन जो है वो अपने न्यूटन मैकेनिक्स के साथ पिक्चर में आए और उन्होंने एक लॉ दिया. और वो जो लॉ है वो यही है, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. उन्होंने कहा एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. कोई एक चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं ही पड़ी रहेगी. अरे आपको बड़ी साधारण बात लगेगी पर ये बहुत बड़ी बात है. न्यूटन ने कहा कि एक बॉडी जहाँ यदि रेस्ट में है, जैसे किताब आपके टेबल पर है और या पत्थर ग्राउंड में पड़ा हुआ है या आप कुर्सी आपके कमरे में है, तो सदियों तक वहीं रहेगी यदि उसको कोई हिलाएगा नहीं. और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बात ये कही कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, उसकी शुरू की वेलोसिटी जितनी है और फाइनली जब आप उसको देखना बंद करते हैं वहाँ भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही है, तो उसको वो चेंज नहीं उसमें आता. कब तक? जब तक उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते. ओके, इसका मतलब क्या है, यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी इनिशियली u मीटर पर सेकेंड है और वो v मीटर पर सेकेंड तब तक नहीं हो सकती जब तक आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते. राइट, और द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इम्प्लाइज जीरो एक्सेलरेशन. अब देखिए यदि एक बॉडी रेस्ट में है, देखिए यहाँ एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है जिसका मास m है एंड इफ दिस बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स acting on this body is equal to zero. And if the body
if the body of the same mass m and that is moving, this body is in motion. Now if this body is in motion and in a straight line, the kind of motion is uniform motion. यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पहले ऊपर बता दिया, यदि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इन स्ट्रेट लाइन, इट विल हैपन देन force, net force is equal to 0. Okay, so this is the refined idea, how it is written over there. इसको हम सिंपली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, सी केयरफुली, यदि एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम और उदाहरण देते हैं। कहीं आप सोचेंगे कि रेस्ट में आप कैसे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप यही मास, इसको हम लेते हैं कि इसके ऊपर आप एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, एक बच्चा इसको इधर से धक्का दे रहा है, उतना ही एक बच्चा इधर से धक्का दे रहा है लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से, एक बच्चा ऊपर से धक्का दे रहा है, उतना ही फोर्स वो कोई दूसरा बच्चा उसके अपोजिट इधर से लगा रहा है। तो 4 फोर्स लगने के बाद, फॉर एग्जांपल ये जो F1 है, ये इसके ऊपर F2 फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर F3 लगा रहा है और ये इसके ऊपर F4 लगा रहा है। यदि F1 जो है इक्वल है F2 के और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, F3 इज इक्वल टू F4, तो जो नेट फोर्स है वो 0 आ जाएगा और बॉडी अपनी जगह पर ही रहेगी। ये इसका मतलब है। और ये यूनिफॉर्म मोशन का तो एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। इसको हमने यहाँ लिखा, इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। नाउ हियर इन दिस केस देखिए, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन कब 0 होगा? या तो बॉडी रेस्ट में हो, और इस केस में भी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन आता कब है? आपने पढ़ा है acceleration is change in velocity, final velocity minus initial velocity upon t2 minus t1। अब आप देखिए फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है? u, यूनिफॉर्म मोशन में। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u अपॉन दिस टाइम इज सम डेल्टा t, so u minus u is equal to 0, so this acceleration is 0 in this case, so acceleration is equal to 0. Okay, so this is the situation like this. अब हमारे पास इसको आगे यदि हमने एलेबोरेट करना है तो इसको अपने समझना है कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। हम दो सिचुएशन के ऊपर चले जाते हैं, एक द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, ओके, एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हम करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ हम एक रॉकेट का उदाहरण लेते हैं। ये कोई एक रॉकेट है और इसको स्पेस में छोड़ा है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि इसका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है, और फ्यूल ख़त्म होने के बाद क्या होगा, ये जो बाकी मटेरियल ऑब्जेक्ट है उनसे बहुत दूर है, तो जब फ्यूल इसका ख़त्म हो जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इट विल नॉट एक्सेलरेट आफ्टर दैट टाइम, बट विल हैपन देन इट विल स्टार्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन। Once again, uniform motion means no change in velocity, no change in velocity. And if there is no change in velocity, what does this mean? This means that acceleration is 0. If acceleration is 0, this means that net force acting on it is equal to 0. So this is the motion of the rocket in the space. So there is one more example. I would like to discuss one more example with you. Right, so now the motion on earth. अब हम देखते हैं कि जो ये तो स्पेस की हमने बात की, I will discuss the case for the motion on earth. Motion on earth. अर्थ के ऊपर जो बॉडी मूव करती है उसके हम दो एग्जांपल लेते हैं। एक हम लेते हैं एक व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, राइट, एंड सेकेंड केस इज द बॉडी इज इन मोशन, राइट, दिस इज द अनदर केस। सो व्हेन बॉडी इज रेस्ट, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं कि this is some table and a book is placed on this table. So this is
This is a book that is placed on the table. So what will happen now? The weight of the book, if it is of mass m, then it is vertically downward direction, and the normal reaction, which is vertically upward direction. This normal reaction is a self-adjusting force. So we can say that a body can maintain, a book can maintain its state of rest. How? When the sum of all the external forces acting on this book is equal to 0. In this case, I can write now net force is equal to 0, must be equal to 0. So जो force है, forces acting on the book are, this is R, okay, plus minus of W, because both are equal and opposite, right? So this should be equal to 0. What does this mean? This means R must be equal to mg. This is the case the book would be in the state of rest. So there is another example. If this is the under the effect of gravity. So क्योंकि जो rest में है, gravitative force जो है, when we are talking about the motion on the earth, so the role of gravity will come into play. So you cannot say that if the body is at rest and there is no force acting on it. आप देखते हैं कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि बॉडी रेस्ट में है और उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है. एक बुक है, वो टेबल पर रेस्ट में है, बट फिर भी उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं. वो फोर्स लगने के बाद रेस्ट में है. तो फोर्स लगने के बाद यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो इस तरीके से 0 होंगे. तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो फोर्स कितना लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, उसका वेट कितना है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं. but we know about the motion of the body that it is in the state of rest. So it is about the moving body. So for example, you're having a car. There is another example that a car is moving. You're having a car. This is your car. So if car is in state of rest, then this is m is the mass of the car. Then weight of the car is in vertically downward direction, and this is the normal direction, that is self-adjusting force once again, and this is equal and opposite to the weight of the car. So car is neither going up or not down. So initially it is in the state of rest. So suddenly it starts moving. थोड़े टाइम के बाद ये चलना शुरू कर देती है because the fuel inside the car. So what will happen now? I would like to represent it graphically a little bit. So इसको हम graphically represent करने की कोशिश करते हैं. देखिए जरा. Okay, so this is this time t and this is the vt graph. So now we are observing over here that the velocity of the car is increasing with the passage of time, and if there is increase in velocity, there is acceleration. So up to this time the car is accelerating from up to this point, from the origin up to this time t1, the car is accelerating, and at this point let this velocity v1 is some eu meter per second, and the velocity will not now change, right? v2 is eu meter per second. So this is the point from where the uniform motion starts. So this is the point of uniform motion. All right. Now still, as the car is moving, and from here to here it is accelerating, and from here to here it is still moving because it's maintained this constant velocity. So the applied force on the car is compensated by the force of friction. Now see here, इस केस में, इस रीजन में आप देखिए कि क्या हो रहा है. This is the car. This is your car. If forward force is now applied on the car F, and there is an opposing force. This is the force of friction that acts between the tires and the road. So this is the force of friction, and this is the applied force. Now this applied force is just compensated by the force of friction that is acting in the opposite direction, and the net force acting on the car is equal to 0. Okay, so this is all because of the Newton's first law of motion. So now we then go for the
applications of Newton's first law of motion. Now try to go to the another page. Application. एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आप देखिए कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको आप अप्लाई कैसे करते हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं कि एक बॉडी जो है जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और एक बॉडी जो मूव कर रही है वो मूव ही करते रहना चाहती है। कब तक? जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते एक्स्ट्रा फोर्स से। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और अब हम इस आइडिया को यहाँ अप्लाई करते हैं, और उसमें उसका पहला एग्जाम्पल है। देखिए क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन ए बस, और ये बस okay, so you are in a bus. This is the driver in the bus, and you are standing over here somewhere. You are standing over here. What will happen then? देखिए, if bus starts moving, यदि बस चलना शुरू कर देती है, और जो इसका फ्लोर ऑफ द बस और आपके पैरों के बीच में सबसे पहला केस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0। तो क्या होगा? जैसे लोअर पार्ट ऑफ द बस मूव करेगा तो आप वहीं अपनी सिचुएशन पर रह जाएंगे। इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन यू and the surface of the bus, what will happen? After some time the back of the bus will strike to you. Back of the bus will strike to you, and you will be hit by the bus. All right, but practically it is not so. यदि practically ऐसा नहीं होता, और यदि मान लो यदि इसके बीच में force of friction is non-zero, what will happen then? यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन जीरो है तो जैसे ही लोअर पार्ट ऑफ द बस मूव करेगा, आपके जो पैर हैं, पैरों में और सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी विल स्टार्ट मूविंग अलोंग विद द बस, एंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल ट्राई टू बी इन द स्टेशनरी स्टेट, एंड यू विल फॉल डाउन। आप नीचे गिर जाएंगे। नाउ योर मसल्स ऑफ द फुट मसल्स विल नाउ कम इनटू प्ले। foot muscles will now come into play. So आप क्या करेंगे? फुट के मसल्स की हेल्प से, या अपने जिस हाथ से आपने जो बस को पकड़ रखा होगा उनके मसल्स की हेल्प से आप अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन कर सकेंगे। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यू विल फॉल बैकवर्ड व्हेन सडनली बस स्टार्ट मूविंग। दूसरा केस ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है। दोबारा फिर से बस बना देते हैं। आप चाहें तो आप इसको घर ले जा सकते हैं। आप स्कूल को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ओके, सो दिस इज द सेम बस, दिस द ड्राइवर ऑफ द बस, एंड नाउ यू आर इन द स्टैंडिंग मोड फ्रॉम हियर। अब आपकी बस जो है मोशन में है। Your bus is now in the motion, and you are standing over here, right? So as the bus is in the motion, and इसको कुछ इस तरीके का बनाना पड़ेगा। So as the bus is in the motion, चलती चलती बस जो एकदम से रुक जाती है। अब हमने पहले केस में किया कि जो बस का जो लोअर पार्ट ऑफ द सरफेस जो है उसके और आपके पैरों के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे बस एकदम से स्टॉप करती है, व्हेन द बस स्टॉप सडनली, व्हाट विल हैपन? योर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल कम इनटू रेस्ट। आपका जो लोअर पार्ट है, क्योंकि वो बस के सरफेस के साथ छू रहा है, वो एकदम से रेस्ट में आ जाएगा, राइट? एंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल ट्राई टू बी इन मोशन। जो अपर पार्ट ऑफ द
बॉडी है will try to be in motion, but will happen then जो नीचे वाला पार्ट है वो रेस्ट में आ जाएगा, और जो अपर वाला पार्ट है वो रेस्ट में आने को अपोज करेगा, बिकॉज इट इज जस्ट फ्री, सो यू विल फॉल फॉरवर्ड, आप आगे गिर जाएंगे. एंड देन द जैसे पहले केस में हमने किया था कि द रोल ऑफ दिस फुट मसल बेस नाउ देन कम्स इनटू प्ले if you have to maintain your position in the bus. So this is all about the application part of the Newton's first law of motion, and there are so many applications are available in the books, and maybe in the exercise part, and in the numerical problems. So this is just the idea for you how to apply the Newton's first law of motion in all around you, how it is applicable to the different situation. You can expand your idea of Newton's first law of motion according to your own dimensions. So thank you very much with this video, and if you have any trouble question, you can write in the comment box. Thank you very much.